I am Dr. Hamid from SIUT, Sindh Institute of Urology and Transplantation. आज 23 अप्रैल है 2020। रमज़ान की आमद है और हम बल्कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस की पैंडेमिक में मुब्तला है। रमज़ान की आमद है बट कोरोना इज़ स्टिल नॉट ओवर, सो वी हैव टू टेक केयर कि रमज़ान में वही प्रिकॉशंस हम इख्तियार करें जो इससे पहले हम पिछले 2 महीनों में करते रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, हैंड वॉश करें और साथ में जो है कोशिश करें कि गैदरिंग्स में ना जाएं। रमज़ानों में ये एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आई विल अगेन स्ट्रेस अपॉन कि रमज़ान के बावजूद जो है आप जो है जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर लें और गैदरिंग को अवॉइड करें, पर्सनल हाइजीन रखें। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि आई एम वर्किंग इन emergency SIUT where so many people daily visit emergency, जिसमें डायलिसिस मरीज भी आ रहे हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर के मरीज भी आ रहे हैं, स्टोन के मरीज भी आ रहे हैं। What we did and succeeded, we are doing surface cleaning very regularly और कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, जो कि कामयाब नहीं हो पाते हैं बाज़ वक्त, लेकिन इससे जो है हम पीछे हटे नहीं हैं। आपको भी वही कोशिश जारी रखनी, चाहे आप ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं या कहीं काम पर हैं, आपने यही प्रैक्टिस करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, स्टिल सरफेस क्लीनिंग करनी है और हैंड वॉशिंग करनी है। अगर आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आप हाथ नहीं धो सकते हैं साबुन से, तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, अदरवाइज़ बेहतर ये है कि साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। रमज़ान की आमद के साथ ही बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं जो आम लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है कि वो क्या करें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, ज़ियाबितीस है, ब्लड प्रेशर है, पथरी है, स्टोन पास होता है उनके यूरिन में, और वो लोग जो डायलिसिस पर हैं। तो हम बारी-बारी उस चीज़ों को देखते हैं कि जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, उनका तो कोई इश्यू नहीं है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ जो प्रिकॉशंस हैं कोरोना वाली, वही करनी है। सिर्फ़ इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि रमज़ानों में जो कि रोज़ा एक रूहानी और जिस्मानी तहारत प्रोवाइड करता है, हम अपनी डाइटरी हैबिट से उसको शायद स्पॉइल कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई और भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, सारी कसर पूरी कर देते हैं अफ्तारी में और सारी कसर सहरी में पूरी कर देते हैं। तो मेरे ख़्याल में आई विल रिक्वेस्ट कि जनरल पॉपुलेशन को, लोगों को, कि इस हैबिट से बाहर निकलें और सादा सिंपल ग़िज़ाएँ खाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो यू फील मोर एनर्जेटिक एंड यू विल बी मोर बेटर। रह गए वो लोग जो सीकेडी के मरीज़ हैं, जिनके ब्लड में क्रेटीन का लेवल बढ़ा हुआ है, बीयून बढ़ा हुआ है और वो ज़ियाबितीस के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको स्टोन है, दे हैव डायग्नोज एज सीकेडी पेशेंट्स, सीआरएफ के पेशेंट हैं, तो उनके लिए एडवाइस ये है कि वो अपने प्राइमरी फिजिशियन को दिखाते रहें इस रमज़ान में, और अगर उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें, लेकिन ये दोनों चीज़ें उसी सूरत में कंट्रोल होंगी जब अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करेंगे। आपको सॉल्ट कम इस्तेमाल करना है, आपको जो है घी चिकनाई से परहेज़ करना है और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है। वो मरीज़ जो सीकेडी के हैं लेकिन उनको जिस्म में सूजन है, उनके पैरों पे सूजन आती है, सुबह उठते हैं तो चेहरे पे सूजन आती है, तो उनको पानी का इस्तेमाल कम रखना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो सीकेडी के हैं, 2 क्रेटीन, 3 क्रेटीन के साथ हम देखते हैं कि वो इमरजेंसी में आते हैं, उनका जो जिस्म में सोडियम है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो सुनी-सुनाई बातों पे कि गुर्दे साफ़ हो जाएँगे और पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ये एडवाइस उनके लिए नहीं है जो कि सीकेडी के हैं और 2-3 क्रेटिन मेंटेन करते हैं, जिनको सूजन हो रही है कि वो पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पीने से उनके जिस्म में जो सोडियम है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसको हम डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और फिर वो इमरजेंसी में लैंड करते हैं।
तो दे शुड अवॉइड एक्सेस ऑफ वाटर। और इसके अलावा वो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो अपनी डाइटरी हैबिट्स में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा रख रहे हैं, तो हो सकता है कि रमज़ानों में अगर ब्लड प्रेशर उनका एक दवा पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको 2 दवा खानी पड़े। तो उसको अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपनी डाइट में नमक का इस्तेमाल कम कर दें। तो एडिड साल्ट जो डालते हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दें, और खाना जब बनता है तो उसमें भी नमक का इस्तेमाल कम रखें, तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। हम बात करते हैं उन मरीज़ों की जो कि डायलिसिस पर हैं, जो कि वी आर वेरी कंसर्न अबाउट डायलिसिस पेशेंट्स के वो इस सिचुएशन में क्या करें। तो मेरी एडवाइस उनको यही होगी कि वो इस रमज़ान में जो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होंगी, वो कोशिश करें कि वो अल्लाह ताला ने अगर इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर कोई बीमार है, सिक है और वो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो वो उसको अवॉइड करें। ऐसे लोग जो कि यंग एज के हैं, जिनकी कंप्लायंस टू द डाइट प्लान बहुत अच्छी है, पानी का कंट्रोल बहुत अच्छा है, वो अपने डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद अगर वो उसकी एडवाइस पे चल सकते हैं, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। अदरवाइज़ दे शुड अवॉइड दिस। दूसरी बात ये है कि ये डायलिसिस के मरीज़ जो हैं, इस रमज़ान में जो डाइटरी हैबिट्स हैं, ज़ाहिर है कि वो उनके घर में अफ्तारी भी बनती है, पकोड़े भी बनते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ भी बनती हैं। दे हैव टू अवॉइड दिस। उसकी वजह ये है कि हम हर रमज़ान में ऐसी इमरजेंसीज़ को डील करते हैं, जो कि हाइपरकालेमिक कार्डियक अरेस्ट के साथ आती हैं, जो कि पल्मोनरी एडिमा के साथ आती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो खजूर खाते हैं, और आम सीज़न आने वाला है, वो आम खा लेते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, इन सब में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम जो है, ये उनके लिए जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, और बहुत सारे पेशेंट जो हैं इस तरह लैंड करते हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट में होते हैं, बहुत से सर्वाइव हो जाते हैं, और समटाइम इट इज़ वेरी लीथल। सो दे शुड नो कि उनको इस रमज़ान में ख़ास एहतियात क्या करनी है। तो बाज़ार में अगर देखेंगे तो सारी वो चीज़ें मिल रही हैं जिसमें सारा पोटेशियम बहुत बढ़ा हुआ है। खरबूजा है, आम आने वाले हैं, आम में है, इसके अलावा खजूर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रमज़ान में, खजूर में है। इसके अलावा फिर पकोड़े हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर वो पकोड़े खाने के बहुत शौकीन हैं, तो वो माश की दाल के पकोड़े कुछ बना के खा सकते हैं। लेकिन घी चिकनाई को उनको अवॉइड करना है, नमक का इस्तेमाल कम रखना है, क्योंकि नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो उनको प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं और पल्मोनरी एडिमा में आ जाते हैं। अ, बाकी जो फ्रूट्स वो ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, कुछ थिन स्लाइस ऑफ वाटरमेलन ले सकते हैं, खरबूजा बिल्कुल नहीं खाएँ, और केला तो बिल्कुल नहीं खाएँ, उसके बहुत ज़्यादा पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई होता है। इसके अलावा जो है उनको एक जो इस सूरत-ए-हाल में उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डायलिसिस मिस ना करें। तो बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ जो हैं इमरजेंसी में लैंड कर रहे हैं कि उन्होंने डायलिसिस मिस की। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ट्रैवल नहीं कर पाए थे, जो सिचुएशन इस वक़्त चल रही थी कोरोना वायरस की, लॉकडाउन की, तो बहुत सारे मरीज़ नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हुए तो वो पहुँचे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उस सिचुएशन में जाने से पहले अपने मरीज़ को अपने शेड्यूल डायलिसिस पे ज़रूर लेके आएँ। एसआईयूटी में डायलिसिस 24 आवर खुला हुआ है। In the case of pandemic, there is no change in dialysis. तो उनको अपने शेड्यूल से डायलिसिस करनी है। हफ्ते में 2 डायलिसिस जो हो रही हैं, वो कम से कम करवाएँ। अगर 3 हो सकती हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो है ये ट्रांसप्लांट के मरीज़ बहुत सारे पूछते हैं कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? तो जी, अगर उनको कोई एक्यूट रिजेक्शन नहीं हुई है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उनको 1 से 2 साल वो गुज़ार चुके हैं, उनका ग्राफ्ट फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो अपने डॉक्टर की एडवाइस से रोज़ा रख सकते हैं। आपसे कहना यही है कि इस रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो उनकी जो पैंडेमिक चल रहा है, उसकी अवेयरनेस है। उसकी अवेयरनेस के साथ वो चलें, और अपने आस-पास नज़र रखें कि क्या हो रहा है, क्या उनके मोहल्ले में उनके आस-पास कोई इस तरह का मरीज़ है, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके अलावा अपने आप को घर में जो है बिज़ी रखें किसी और एक्टिविटी में,
जिससे कि आपको, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जब ये लोग घरों में रहेंगे इतने अरसे तो मे बी उनको पोस्ट स्ट्रेस सिंड्रोम ना क्रिएट हो, तो दे शुड ट्राई टू make their mind busy in something else rather than sitting just at home. तो उसके लिए वो कोई भी घर में एक्टिविटी रख सकते हैं। अगर किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो किताब पढ़ लें, मीडिया पे कोई चीज़ें सर्च करना चाहते हैं तो वो सर्च करें, उसको देखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने जो है डायलिसिस शेड्यूल का ख्याल रखें, डाइट प्लान का ख्याल रखें, दे विल बी ऑल राइट। इसके अलावा इस पैंडेमिक के सिलसिले में आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि रमज़ानों में अपने आप को अवॉइड करें गैदरिंग से। जिस तरह के हमारी हैबिट्स हैं, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो वी नो बेटर के हम सामान लेने में, सामान जमा करने में, शॉपिंग करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इन दिस सिनेरियो ऑफ पैंडेमिक यू शुड अवॉइड दिस। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल करना है तो अच्छा, व्हाट डू इन रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, जो डायलिसिस के मरीज़ हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं पैंडेमिक की, तो अगरचे वो एट हाई रिस्क हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन डायलिसिस पेशेंट कंसिडर्ड टू बी द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, बट अब अगर वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो उनको फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर डायलिसिस का मरीज़ ये समझता है कि डायलिसिस के बाद उसको फीवर हुआ है, उसको खांसी हो गई है जो कि अनयूजुअल है, आमतौर पर नहीं थी, और उसकी फिस्टुला से डायलिसिस हो रही है, लाइन भी नहीं है, डायलिसिस करने के बावजूद उसका सांस ठीक नहीं हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डायलिसिस में जाने से पहले डायलिसिस के डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि उसको ये सिम्टम्स हो रही हैं, ताकि वो उनको किसी आइसोलेशन में ले जा कर के उनकी हिस्ट्री लें, उनका चेस्ट एक्सरे करवाएं, और उस पे अगर देखें, अगर वो समझते हैं कि ये अलामात किसी वायरस की निशानदही कर रही हैं, तो वो उनको टेस्ट कर सकते हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं। दिस इज़ द वे यू कैन सेव अदर पीपल, अदर डायलिसिस कोलीग्स को आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ये दूसरों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत सारे मरीज जो हैं वो इस सीज़न में इस वक्त डायलिसिस मिस कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होके इमरजेंसी में आ रहे हैं, तो हम उनका एक्सरे करवाते हैं और उनकी एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं। एक्सरे ज़रूर करवाते हैं कि ये वायरस की वजह से इनको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रहे हैं या इनको यूजुअल पल्मोनरी एडिमा हो रहा है या और कोई इश्यूज़ हैं। अगर हमें उन्हें कोई शक होता है कि ये पल्मोनरी एडिमा नहीं है या और कोई चीज़ नहीं है, तो हम उनको आइसोलेट करते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनको हम आइसोलेट करके कुछ दिन ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी कर देते हैं कि वो घर में अपने आप को विद प्रिकॉशंस रखें, और अपनी डायलिसिस जो है फिर हमने उनके लिए एक अलहदा सेक्शन बनाया हुआ है, वहाँ पे आके वो डायलिसिस करवाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप ये समझते हैं कि डायलिसिस करने के बावजूद आपका सांस चल रहा है या बुखार आ रहा है और खांसी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। और इमरजेंसी में हम इन मरीज़ को देखते हैं और उनको स्क्रीन करते हैं, और अगर कोई शक होता है तो हम उनका टेस्ट कराते हैं, अदरवाइज़ हम डायलिसिस करके और अल्ट्राफिल्ट्रेट की ज़रूरत होती है तो वो करके हम घर भेज देते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें आपका जो सवाल है कि ट्रांसप्लांट के मरीज़ जो हैं वो अ, क्या करें, तो उनकी उनके लिए एडवाइस यही है कि आपकी जो भी दवाएं चल रही हैं, स्टिक टू दैट रिजीम, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी दवाएं रेगुलरली
जो भी दवाएं हैं वो आप खाते रहें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको दवाएं ना मिलें या आप SIT नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसप्लांट OPD में फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपनी दवाएं जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, देखें इसमें इस पैंडेमिक में जो है आपको जो है वही प्रिकॉशंस लेनी है जो डॉक्टर्स बार बार बता रहे हैं आपको। इसके अलावा जो सुनी सुनाई बातें हैं कि वो प्रूवन नहीं है, कि विटामिन C ले लें या जिंक ले लें या विटामिन D ले लें, तो इसके बारे में मैं कोई डेफिनेटली कह नहीं सकता कि ये सब कोई खाना शुरू कर दें। इस पे रिसर्च हुई है, मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन ये कि इसमें कोई स्टिल नॉट प्रूवन। अच्छा, इसमें पानी का इस्तेमाल तो आपको कम रखना है। जो आ, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी पानी होता है, वो भी पानी कुछ बनाता है हिस्सा। तो अगर मैं ये कहूँ कि रमज़ान में डायलिसिस का मरीज जो है इतना पानी ले सकता है तो वो इतना तो लेगा, उसके अलावा फिर वो और भी लेगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मैं बताना चाहूँगा। ये ज़रूर कहूँगा कि खाना खाने के बाद जितना ज़रूरी पानी होता है सिप्स की फॉर्म में आप पानी लें और इससे ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि हमारी पॉपुलेशन वैसे ही अंडर डायलाइज्ड है। तो बाज़ जगह आप जो है हफ्ते में 3 डायलिसिस होती हैं, बाज़ जगह 2 डायलिसिस हो रही हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें हमारे जो डायलिसिस एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है डायलिसिस पर और इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है मुख्तलिफ इदारों की कि हफ्ते में उनकी 3 डायलिसिस करें और डायलिसिस 4-4 घंटे की होनी चाहिए, पूरी 3 डायलिसिस होनी चाहिए। तो ये जो डोजिंग है, डायलिसिस एक दवा है इन मरीज़ों की। तो अगर वो आप दवा पूरी नहीं ले रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अ, बल्कि मुझसे अगर कोई कहता है तो मैं कहता हूँ कि आप कि वो कहते हैं कि इस चीज़ की कोई दवा दे दें। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी दवा आप ले रहे हैं, वो क्या है? वो डायलिसिस है। लेकिन अगर आप दवा पूरी नहीं ले रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो अगर वो दवा पूरी नहीं लेते हैं, बाज़ लोग जल्दी डायलिसिस ख़त्म करा देते हैं कि उनको ऑफिस से आए हैं और उनको घर जाना है या उनका कोई लेने आने वाला है या वो ज़िद करते हैं, उनकी कंप्लाइंस नहीं है। अक्सर वो डायलिसिस टर्मिनेट करवा देते हैं, जल्दी ख़त्म करवा देते हैं और चले जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी डायलिसिस करवाएं, अदरवाइज उस सूरत में वो और प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो ये जो अंडर डायलाइज पेशेंट होते हैं जो प्रॉपर पूरी दवा डायलिसिस की नहीं ले रहे हैं, जो जिसको मैं दवा ही कहूँगा डायलिसिस, तो डोजिंग पूरी नहीं रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। वो एक दवा खाते थे तो फिर 2 दवाओं पे आ जाते हैं। वो 2 दवाएं भी बाज़ दफ़ा असर नहीं करती, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। उनको इफ्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं, उनको प्लूरल फ्यूजन्स हो जाते हैं, पेरिकार्डियल फ्यूजन्स हो जाते हैं, हार्ट के बाहर झिल्ली में पानी आ जाता है, रात में लेटने से सांस चढ़ती है और उनके जिस्म पे सूजन आ जाती है और वो जो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग होना चाहिए था, वो लॉस कर देते हैं। सीधा लेट नहीं पाते, रात में सो नहीं सकते हैं, उनको भूख नहीं लगती और वो खाना नहीं खाते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डायलिसिस की कंप्लायंस रखें, पानी कम से कम इस्तेमाल करें और डायलिसिस पाबंदी से कराएं। जितनी भी डायलिसिस हो रही है कम उसको पाबंदी से ज़रूर कराएं। एक ट्रेंड जो एक मुझे नज़र आता है वो ये है कि लोग डायलिसिस मिस कर देते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी सहूलत के लिए भी मिस कर देते हैं कि किसी तकरीब में गए थे या किसी और शहर में गए थे और डायलिसिस नहीं कराई और उसके बाद वो आ जाते हैं।
वो दोबारा उस ज़ीरो लेवल पे चले जाते हैं जहाँ से उनको वापस नॉर्मल लेवल पे लाने में काफ़ी दुश्वारी आती है। तो इसलिए अपनी डायलिसिस जो है रेगुलर रखें और डायलिसिस मिस ना करें। देखें इसमें जो आप डाइट ले सकते हैं, आपके न्यूट्रिशनिस्ट ज़रूर बताते होंगे डायलिसिस में। मैं इसको दोबारा से आपके लिए रिवाइज़ कर सकता हूँ कि ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें कि नमक ज़्यादा है, जिसमें कि पोटेशियम ज़्यादा है, वो आपको अवॉइड करनी है। जिसमें कि फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा है, वो अवॉइड करनी है। फ़ॉस्फ़ोरस को लें तो ये खाने में होता है, गोश्त में होता है। इसके अलावा ये जो है कैन्ड फूड्स हैं, प्रिज़र्वेटिव हैं, उसमें होता है। तो प्रिज़र्वेटिव जो डाइट्स हैं, कैन्ड फूड है, उसको अवॉइड करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ख़ास तौर पर ये जो काला ड्रिंक होता है, कोला ड्रिंक्स होते हैं, इसको अवॉइड करें। क्योंकि फ़ॉस्फ़ोरस जब एक दफ़ा जिस्म में ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है कि ये पैराथायरॉइड हार्मोन्स को बढ़ाता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो हैं बड़े हो जाते हैं और वो पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज़ कर और वो बोन के ऊपर ऐड करता है। वहाँ पे उन बोन्स में ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है और बोन कमज़ोर हो जाती हैं। बोन रिज़ॉर्प्शन हो जाती हैं और वो ब्रिटल हो जाती हैं और इसकी वजह से उनको फ्रैक्चर हो सकते हैं और आम तौर पर ये फ्रैक्चर बहुत छोटी मामूली चोट में भी हो सकते हैं। इसलिए फ़ॉस्फ़ोरस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस से फ़ॉस्फ़ोरस इतना अच्छा क्लियर नहीं होता है, जिस तरह के पोटेशियम हो जाता है या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि डायलिसिस के मरीज़ अपना फ़ॉस्फ़ोरस चेक कराएँ। अगर वो बढ़ा हुआ है, तो उनको ऊपर से दवा खाना पड़ती है। जैसे जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एसीटेट है। ये खाने के साथ कैल्शियम लेते हैं और खाने के साथ जो फ़ॉस्फ़ोरस रिलीज़ होता है, ये उसके साथ बाइंड कर जाता है और जिससे में जब्स नहीं होने देता है। तो ये एक एक्स्ट्रा दवा है जो कि डायलिसिस के मरीज़ों को खाना पड़ती है बिकॉज़ ऑफ देयर डाइटरी हैबिट में फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा है। अगर वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, तो इस पे काबू पाया जा सकता है और ये पहला स्टेप है फ़ॉस्फ़ोरस को कंट्रोल करने का, जहाँ से इनके बोन्स को बचाया जा सकता है, बोन के मेटाबॉलिज़्म को सेव किया जा सकता है। वरना एक स्टेज ऐसा आता है कि ये अनकंट्रोल हो जाता है और फिर पैराथायरॉइड सर्जरी करना पड़ती है। इसके अलावा जो सोडियम है, जो नमक है, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल इन मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है कि उससे प्यास ज़्यादा लगती है, ये पानी ज़्यादा पीते हैं और पल्मोनरी एडीमा में आते हैं। नमक मैंने बाज़ दफ़ा मरीज़ों के बैग से देखा है, निकाला है तो वो चिप्स खा रहे होते हैं। तो ये चिप्स पोटैटो चिप्स है, ये पोटेशियम वाले होते हैं, सॉल्टिश होते हैं, तो ये आप अवॉइड करें और अगर सब्जियाँ खा रहे हैं तो उनको पानी में जोश दे लें, पानी को फेंक दें ताकि उनके मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएँ और फिर बना के आप खा लें। कैन्ड फूड को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। तो ये आप और एडिड साल्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें और खाने में आम तौर पर घरों में सबके लिए बल्कि ज़रूरी है कि नमक का इस्तेमाल कम रखें, तो ये मरीज़ डायलिसिस के मरीज़ को भी इसका फ़ायदा होगा। तीसरी बात ये कि आप प्रोटीन ना खा सकते हैं। डायलिसिस से पहले अगर कोई है और सीकेडी का मरीज़ है तो उसको प्रोटीन थोड़ी मिकदार में कम खानी है ताकि उसकी किडनीज़ पे बर्डन ना पड़े। लेकिन एक दफ़ा अगर वो डायलिसिस पर आ गया है, तो उसको 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन दी जा सकती है और हाई क्वालिटी प्रोटीन उसको खाना चाहिए। इसके अलावा जो विटामिन्स हैं, कुछ विटामिन्स का लॉस होता है, वो उनको ऊपर से लेना होते हैं, जो कि डायलिसिस के डॉक्टर उनको एडवाइस देते हैं विटामिन्स की, वो उसके साथ। तीसरी चीज़ जो है डायलिसिस के मरीज़ का खून का बनना है। चूँकि डायलिसिस किडनी फेलियर के बाद जो हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन वो नहीं आ रहा है इसलिए जिस्म में खून नहीं बनता है। खून बनने के लिए आयरन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए और वो एरिथ्रोपोइटिन भी चाहिए। तो
आयरन तो सप्लीमेंट की सूरत में उनको दिया जाता है, विटामिन सप्लीमेंट की सूरत में दिया जाता है, और साथ में डायलिसिस के बाद उनको उस हार्मोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है हर डायलिसिस के बाद, ताकि वो खून बने। जब उनमें खून की मिकदार नॉर्मल होती है तो उनका हार्ट का फंक्शन भी अच्छा रहता है। अदरवाइज जिनके एचपी कम है, उनको एनीमिया है, तो वैसे ही उनका सांस चढ़ता रहता है और वो एनीमिक फेलियर के शिकार होते हैं। उनका हार्ट डायलेट हो जाता है, हार्ट बढ़ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसके बाद में कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। इसलिए डायलिसिस की मरीज की मेरे ख्याल में सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकें। उनको पता हो कि उनके एचपी कितना है और कितना होना चाहिए, और उनका कैल्शियम कितना है और कितना होना चाहिए, फास्फोरस कितना है और कितना होना चाहिए, क्या डाइट खा सकते हैं और क्या डाइट है उसको उनको अवॉइड करना है, तो दे कैन लिव अ वेरी बेटर लाइफ एंड गुड लाइफ विदाउट एनी ट्रबल। मेरा नाक बहता है, प्लीज एडवाइस, आई एम इन नेफ्रोपेशन, व्हाट टू डू। देखिए, नाक बहना की वजह अगर बहुत ही क्रोनिक है तो मे बी कोई एलर्जी हो आपको, या आपका कोई डीएनएस का प्रॉब्लम हो, नेजल सेप्टल डेविएशन हो, वहाँ पे लोकल एलर्जी हो जिसकी वजह से नाक बहता हो, तो आप ये बेहतर है कि इसका डायलिसिस से या नेफ्रो की प्रॉब्लम होने की वजह से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेहतर है किसी एएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, वो आपके मुआयना करके इसको ज़्यादा बेहतर एडवाइस दे सकते हैं। सर, ट्रांसप्लांट कब शुरू होगा? अच्छा, देखें, अभी ट्रांसप्लांट एक्टिविटी तो स्टॉप है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। कोई लाइफ रिलेटेड ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही ये पैंडेमिक ओवर होती है, इट हैज़ टू बी ओवर अल्टीमेटली, लेकिन हमें टिल देन अभी ट्रांसप्लांट नहीं एडवाइस देंगे कि ट्रांसप्लांट अभी करवाएं, या एसआईटी अभी ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा है। अच्छा, हमारा रिजल्ट कब आएगा? 22 जनवरी को पेपर हुआ था नर्सिंग का। देखिए, मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, आप जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछें। ये इसको ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा? I'm transplant patient. Could you guide me on when to take medicine? देखें, आप ट्रांसप्लांट ओपीडी में अगर आ सकते हैं तो मेडिसिन वहाँ से मिल रही है। अगर आप किसी दूसरे शहर में यहाँ आ नहीं सकते तो आप ट्रांसप्लांट ओपीडी में फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको फिर बेहतर एडवाइस देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या ट्रांसप्लांट का मरीज रख सकता है ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए? डॉक्टर सर आप जी, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, ट्रांसप्लांट का मरीज रोज़ा रख सकता है बशर्ते कि उसको ट्रांसप्लांट को 1 से 2 साल हो चुके हों। ये वो भी होता है जहाँ पर के उनकी इम्यूनो सप्रेशन कम से कम हो जाती है और ग्राफ्ट की इनग्राफ्टमेंट हो जाती है, बॉडी में टॉलरेंस आ जाती है और रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और अभी कोई रीसेंट रिजेक्शन नहीं हुआ है तो वो अपने डॉक्टर के एडवाइस के साथ रोज़ा रख सकते हैं।
डॉक्टर साहब, रमज़ान में मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आती हैं। सब कुछ खाता हूँ, मेरा हफ्ते में 2 डायलिसिस होता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप अपने डाइटरी प्लान पे बहुत स्ट्रिक्टली अमल करते हैं, तो आपकी रिपोर्ट अच्छी आती हैं और आप अच्छी डायलिसिस करवा रहे हैं। महविश मदर, कैन डायलिसिस पेशेंट फास्ट? देखिए, डायलिसिस के पेशेंट आमतौर पर उनमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर अंडर डायलाइज्ड है और बहुत हॉट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। अगर ये डायलिसिस के मरीज़ रोज़ा रखेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है और फिर रीबाउंड पानी पिएंगे ये, यानी अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे या बहुत ज़्यादा खाएंगे या सहरी में खाएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर बॉडी कैन नॉट डील विद दिस रैपिड चेंज इन डाइट एंड वाटर इनटेक। सो मेरी एडवाइस ये है कि आप अगर अल्लाह ताला ने इस चीज़ की सहूलत दी है कि कोई अगर सिक है तो रोज़ा नहीं रख सकता है, तो वो रखे, उसकी सेफ्टी है इसमें। और अगर कोई यंग पेशेंट है और बहुत अच्छी कंप्लायंस है, अंडर डायलाइस नहीं है, तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ रख सकता है। आप लोगों से काफ़ी बातें हुई हैं और उम्मीद है कि आप जो इस पैंडेमिक एरिया में सब्र के साथ और डॉक्टर की एडवाइस के साथ चलेंगे और जो भी डाइटरी एडवाइस हैं डायलिसिस के पेशेंट्स की और जो डायलिसिस की एडवाइस है उसको बाइंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।